नमस्कार, मेरा नाम है मोहनीश चौहान। प्रज्ञा विडोवल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की प्रवेश नीति के बारे में बताऊंगा। इसमें कम से कम प्रवेश नीति में 3 भाग दिया हुआ है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो आज के वीडियो में आप लोग को भाग 1 बताऊंगा। और एक चीज और बता देता हूँ, इसके पहले ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित बताने वाला था, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म नहीं खुलने की वजह से आज नहीं बता पा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग के सामने प्रवेश नीति प्रस्तुत है। तो एकलव्य आवासीय विद्यालय का ये एक तरह से प्रॉस्पेक्टस है। इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है और आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिसको हम शॉर्ट में EMRS बोलते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इसका फुल फॉर्म है। कक्षा 6वीं में सीधे प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा, नियमावली एवं प्रवेश नीति 2024-25। इसमें प्रवेश नीति और नियमावली दिया हुआ है। और यहाँ पर आप लोग लोगो देख रहे होंगे, ये हमारे छत्तीसगढ़ का लोगो है और ये पूरे भारत मतलब ऑल इंडिया का ये लोगो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई है। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नेस्ट द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश नीति वर्ष 2024-25। प्रवेश नीति वर्ष 2025 का है, अभी लेटेस्ट है। सेम है, 2023-24 को भी जारी किया गया था, वही सेम इसमें लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पर लिखता है छत्तीसगढ़ राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का सामान्य परिचय है। यहाँ पर कुछ परिचय है, इसको मैं एकदम संक्षिप्त में बता देता हूँ। यहाँ पास हमारे देश में 74 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। हर राज्य में कुछ न कुछ एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं और प्रत्येक जिले में भी मौजूद है, 1 या 2, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2-3 जिले ऐसे भी हैं वहाँ पर 4-4 एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित हो रहा है। कि कुछ जिलों में 2 आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जैसे हमारे महासमुंद में केवल 1 ही एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित हो रही है। तो इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर संचालित करते हैं। केंद्र सरकार का कुछ जैसे शिक्षक है गया और कुछ फंड जारी करना है वो सब रहता है, और राज्य सरकार का वही है, मेष संचालन है, सब है, भर्ती मतलब दोनों मिलके इसको संचालित करते हैं। और जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है वो पूरा CBSE पैटर्न पर चलता है, यानी उसमें आपका बुक रहेंगे, NCERT के बुक रहते हैं, उन्हीं बुक से पढ़ना होता है एकलव्य आवासीय विद्यालय में। और यहाँ पिछले के सरकार ने इसको हिंदी माध्यम को अंग्रेजी माध्यम बना दिया गया है, ठीक है। पहले बढ़िया था, हिंदी माध्यम भी था, तो दोनों रहना चाहिए था इस एकलव्य आवासीय विद्यालय में। खैर ठीक नहीं है, जो सरकार की मर्जी है। इन विद्यालय में प्रवेश हेतु एक चयन परीक्षा का आयोजन कर मेरी सूची तैयार की जाती है। जो परीक्षा होना है एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, तो उसी परीक्षा के माध्यम से मेरी सूची तैयार की जाती है, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। तो मैं आपको सार संक्षेप में बता दिया हूँ। अब इसका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, एकलव्य आवासीय विद्यालय क्यों खोला गया है, तो इसको भी जान लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्था स्थापित करना और उनका संचालन करना तथा उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त अनुषंगिक कार्य करना। मतलब ये एकलव्य आवासीय विद्यालय जो ST के लिए खोला गया है, केवल आदिवासी छात्रों के लिए, उन्हीं संस्थाएं संचालित है। वैसे में तो नवोदय आपके जो विद्यालय है जो पुराने समय से संचालित हो रही है,
और वहाँ भी एसटी और एससी को भी मौका दिया जाता, लेकिन वो पर्याप्त नहीं रहता। तो इसलिए अलग से एकलव्य आवासीय विद्यालय को पूरे राज्य में स्थापित किया गया है, ताकि जो पिछड़े वर्ग है, जैसे आदिवासी है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति, उनको भी मौका मिले। उसके बाद इन संस्थाओं में अध्ययन बालक और बालिकाओं के शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक तथा सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास की गतिविधियां को बढ़ावा देना रहता है। तीसरा है अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के समकक्ष लाना होता है। जो अति पिछड़े हैं, जो गांव से आते हैं या कुछ इलाके से आते हैं, तो उनको सामान्य जाति के बराबर लाने का रहता है इनका उद्देश्य। और विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना होता है, मतलब इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक बनाया जाता है। उसके अगला पॉइंट है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं। तो यहाँ पर कुछ सुविधाएं हैं। तो हमारे एकलव्य आवासीय विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं मिलती है, तो यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ है। जैसे पहला क्रमांक में है निःशुल्क मेस की सुविधा, जिसको हम आम बोलचाल में भोजनालय बोलते हैं, और हॉस्टल में मेस बोला जाता है। तो मेस में वही है आपका चावल, सब्जी, विशेष प्रकार के भोजन जैसे खीर पूरी, और नॉन वेज में अंडा भी मिल जाता है, और आपका अलग अलग प्रकार के दाल खाने को मिलता है, जैसे उड़द दाल है, मसूर दाल है, आपका अरहर दाल है। उसके सब्जी भी मौसम के अनुसार सब्जी भी चलते रहता है। साथ में आपका अचार मिलता है, आपका पापड़ मिलता है, सलाद भी मिलता है समय समय के साथ। इतना सारे उपलब्ध कराए जाते हैं। और दूसरा है पोषाहार, मतलब नाश्ता वास्ता भी मिलता है, जैसे पोहा हो गया, सूजी हो गया, बिस्किट हो गया, जो भी आइटम है। फिर तीसरा है साला गणवेश। साला गणवेश में क्या है, जैसे टी शर्ट है, शर्ट है, ब्लेजर है, पीटी शूज है, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, ट्रैक सूट मिलता है। ये आपके स्कूल ड्रेस मिलता है। चौथा है स्कूल बैग मिलता है आपको अलग से। पांचवा है उसके डेली यूज आइटम, जैसे अंडरवियर, बनियान, टॉवेल, टूथब्रश, पेस्ट, नारियल तेल एवं साबुन, नहाने कपड़ा धोने का, ये सारी चीजें वहाँ मिलता है। छठवा है स्वच्छता प्रशासन हेतु सैनिटरी नैपकिन मिलता है। ये केवल महिला लोग को मिलता है। स्वच्छता प्रशासन के अलावा बालक को भी तेल, कंघी, साबुन, ये सारी चीजें भी मिलता है। सातवां है पाठ्य पुस्तक, कापियां एवं लेखन सामग्री मिलता है सरकार की तरफ से। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये पूरा निःशुल्क है, इसमें आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है यात्रा व्यय। विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों के बाहर जाने पर दैनिक भत्ता, चिकित्सा व्यय। तो ये सारी चीजें आपको एकलव्य यह सब एकलव्य विद्यालय की तरफ से आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। आपको 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगला है यहाँ भाग 1 कुछ परिभाषाएं दिया हुआ है। जैसे प्रवेश नीति 2024-25 हेतु जारी दिशा निर्देश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द होते हैं, जैसे मोटा, MOTA भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय को संदर्भित करता है। नेस्ट जनजाति मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम को करता है। उसके बाद स्टेट यूटी सोसाइटी EMRS एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में और इंग्लिश में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। EMTBS एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। डे बोर्डिंग मतलब उसमें स्कूल के साथ साथ छात्रावास की सुविधा होती है, यानी हॉस्टल की सुविधा होती है, जिसको हम डे बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं। इसके बाद CES का अर्थ है खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ स्पोर्ट। मतलब एकलव्य आवासीय विद्यालय में बहुत सारे खेल सामग्री उपलब्ध हैं, और टेनिस कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स मिल जाएंगे, क्रिकेट के लिए पिचेस रहेंगे, तीरंदाजी के लिए कुछ वहाँ पर ग्राउंड में रहेगा। मतलब एकलव्य आवासीय विद्यालय में पूरी सुविधाएं मिलती है। उसके बाद फिर EMRS
RSST का अर्थ है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा। ये प्रवेश परीक्षा का शॉर्ट नाम है। ST का अर्थ है अनुसूचित जनजाति। PVT का अर्थ है विशेष रूप से कमजोर जनजाति। उसके बाद आता है 8वां EMRSLT का अर्थ है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लेटरल एंट्री टेस्ट। और ये लेटरल एंट्री टेस्ट क्या होता है, जैसे कि शिक्षा सत्र में जब एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित होती रहती है तो इसके बीच में कुछ बच्चे किसी कारणवश छोड़ देते हैं। जैसे 7वीं 8वीं में बीच बीच में छोड़ दिए रहते हैं। जैसे 9वीं में 2-3 लोग छोड़ दिए, 10वीं में 2 लोग छोड़ दिए, 11वीं में 2-3 लोग छोड़ दिए। तो उस खाली जगह को भरने के लिए तो लेटरल एंट्री टेस्ट का आयोजन कराया जाता है। ये किसी भी क्लास का हो सकती है, जैसे कक्षा 8वीं का भी हो सकती है, या अक्सर ज़्यादातर 11वीं क्लास का ही लिया जाता है, क्योंकि पहुँचते पहुँचते 10वीं में जैसे पास हो जाते हैं तो कई लोग छोड़ देते हैं 10वीं पढ़ के। तो 11वीं का क्या हो जाता है, 11वीं का कुछ सीटें खाली रह जाती है। तो उन सीटों को भरने के लिए लेटरल एंट्री टेस्ट के मदद फिर से दोबारा आयोजित किया जाता है। फिर जो खाली सीट है जो सिलेक्ट होके वो सीट भर जाती है। तो इसी तरह से लेटरल एंट्री टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद एंटी का अर्थ है नोबॉडी ट्राइब, SNT का अर्थ है सेमी नोबॉडी ट्राइब, AWL लेफ्ट विनिंग स्टेशन, वामपंथी उग्रवाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दिया हूँ भाग 1 में। और अगले वीडियो में आपको भाग 2 का बताऊंगा। यहाँ पर भाग 2 का पूरा दिया हुआ है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और अगले वीडियो को और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा। उसके हम कोशिश करेंगे आप ऑनलाइन फॉर्म के बारे में अतिशीघ्र बताया जाए, क्योंकि अभी सर्वर के दिक्कत चलते इसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका भी बता दिया जाए, क्योंकि फॉर्म कल से शुरू हो चुका है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।